चलो तो ध्यान देना क्या हमको पढ़ना है। क्या है? बिहार मैट्रिक परीक्षा किसके लिए? 2026 के लिए। क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। और फिजिक्स में क्या चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। पिछले क्लास में क्या था? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश पिछले क्लास में हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ लिए थे कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। वास्तव में जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारे आंखों में प्रवेश करता है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, यानी किसी वस्तु को देखने के लिए दो चीज चाहिए। पहला में क्या? दूसरा में पहला में स्वस्थ आंख और दूसरा में प्रकाश। आंख पर क्या होता है? आंख पर अपवर्तन और उस वस्तु पर परावर्तन। आंख पर प्रकाश एक प्रकार का तरंग है ना? कौन सा तरंग? विद्युत चुंबकीय और अनुप्रस्थ तरंग है। फिर आगे पढ़े हम लोग कि प्रकाश समांगी माध्यम यानी एक माध्यम में एक सरल रेखा में गमन करती है। अगर एक माध्यम है तो सीधा रेखा में गमन करेगा, लेकिन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी वही डेफिनेशन है। देखो क्या डेफिनेशन में है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश का अपवर्तन कर रहा है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण यानी उसका दिशा क्या होता है? परिवर्तन होता है। मतलब मुड़ गया तो उसी की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का। जैसे यहाँ डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक माध्यम क्या है? यहाँ देखो, यहाँ पर ये दो माध्यमों को अलग करने वाला सतह है। ऊपर मान लेते कि हवा, क्या है ऊपर, और नीचे मान लेते जल है। क्या है? जल है। ऊपर हवा है, ऊपर हवा है और नीचे जल है। नीचे क्या है? तो ऊपर हवा है, नीचे जल है, तो एक ऊपर अलग माध्यम, नीचे। और जब प्रकाश की किरण यूं है इस प्रकार से जा रहा है, अगर एक ही माध्यम होता तो इसे सीधे क्या होता? प्रकाश की किरण इस प्रकार से जा रहा है और अगर एक ही माध्यम होता तो क्या होता? इसे अगर जा रहा है एक ही माध्यम होता तो सीधे क्या होता? एक ही माध्यम होता तो इस सीधे निकल जाता। क्या होता? सीधे निकल जाता। लेकिन जब एक ही माध्यम होता तो सीधे क्या होता? निकल जाता। ठीक हाँ है ना? लेकिन क्या हुआ तुम लोग बताओ जल्दी से, इसके साथ हुआ क्या? सुनो ध्यान से, जब प्रकाश की किरण इस प्रकार से जाएगी और एक ही माध्यम होता सीधे, लेकिन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, एक माध्यम से कौन सा माध्यम में गया? दूसरे माध्यम। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया बउआ, एक माध्यम से वो दूसरे माध्यम में गया, देखो सुनो अब ध्यान से समझो। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में जाता तो इसे सीधे कौन सी होता है?
क्योंकि कोई उसको डिस्टर्ब नहीं किया है। लेकिन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो प्रकाश जाना चाहिए ऐसे, लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया, मुड़ गया। मुड़ा कि नहीं? अभी इसको बोलते हैं अभिलंब। तो किस ओर मुड़ा है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है, जिसका दिशा परिवर्तन हो जाता है, और उसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब डिपेंड नहीं, ऐसा नहीं कि हर बार अभिलंब की ओर मुड़ेगा, कभी अभिलंब से वो दूर भी भाग जाता है। डिपेंड करता है किस माध्यम से किस माध्यम में आया है। क्लियर? तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो वह क्या होता है, उसका दिशा परिवर्तन होता है, और क्या होता है, मुड़ जाता है ना। ऐसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब मुड़ता क्यों है? क्योंकि सभी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे समझना, यहाँ पर लिखल है भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न का मतलब क्या? अलग अलग, अलग अलग माध्यम। यहाँ भिन्न भिन्न लिखल है। भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। मतलब अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है भगवान, अलग अलग होती है। यही ना कहना चाह रहा है। तो एग्जाम्पल में 1, 2 और 3 और 4 गुण। 4 गुण नहीं है, हाँ 4 गुण दिया हुआ है। 1, 2, 3 और 4 को दिया हुआ है। तो सबसे पहले की लिखल है माध्यम, यहाँ लिखल है चाल। माध्यम और चाल। पहला की है निर्वात। क्या है? निर्वात माने शून्य। निर्वात माने शून्य। ठीक है। तो निर्वात यानी बताए थे कि वैसा माध्यम जहां पर न ठोस न द्रव न है न ठोस हो, न द्रव हो, न गैस, किसी के करने हो, नहीं कहने हो तो वहाँ हवा तक भी नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? निर्वात। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। फिर दूसरा में तुम्हारा क्या आ रहा है? दूसरा में तुम्हारा है हवा की है, हवा यानी वायु। उसका भी वही होता है, लेकिन निर्वात के अपेक्षा थोड़ा मोड़ा कम होता है। कितना कम होता है? थोड़ा मोड़ा। इसी को लगभग मानते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा किसमें? निर्वात में। और जल में, जल में कितना? 2,25,000। यहाँ पर क्या होगा? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या क्या होगा? 2,25,000। 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। उसी प्रकार कांच यानी कोची शीशा में कितना? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो क्या है? सीखे 3 माध्यम, मुख्य रूप से 3 ही माध्यम से 4 पढ़े, निर्वात, वायु, जल और कांच। सबसे अधिक निर्वात, ओकर बाद कोई दिक्कत? तो पूछा जाता है सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर। वायु की अपेक्षा निर्वात में, या निर्वात में वायु की अपेक्षा प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में ज्यादा। और वायु में प्रकाश की अपेक्षा, सॉरी वायु में निर्वात की अपेक्षा। क्लियर? फिर पूछा जाता है भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? ऑब्जेक्टिव देखे थे ना? हाँ, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? फिर अगला है, देखो क्या लिखल है कि प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है? अधिकतम। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे क्या होती है? अधिक होती है। फिर कह रहा है कि जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा। यानी किसी माध्यम है और उसमें घनत्व ज्यादा है तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा? घनत्व मतलब जिसके कण पास में सटे हुए उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा? कम। तो देखो हवा में क्या है? हवा के जो हवा में धूलकण है उसके कण थोड़ा दूर है, इसलिए उसमें प्रकाश की चाल क्या है? अधिक है।
और जल में प्रकाश, जल में जो जल के कण है एकदम पास पास है, इसलिए उसमें प्रकाश का चल क्या हो गया, कम हो गया। और कांच में और एकदम पास पास है, इसलिए क्या हो गया, एकदम कम गया। तो ये कह रहा अगर प्रकाशीय घनत्व अधिक होगा तो प्रकाश की चाल क्या होगा, कम। घनत्व ज्यादा चाल कम, घनत्व ज्यादा चाल कम। कोई दिक्कत? हम लोग को दौड़ने बोलेगा तो क्या है, वायु में या रोड पर दौड़ेंगे आसानी से, क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है। लेकिन हम लोग को दौड़ने बोलेगा पानी में, हम लोग का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है, ज्यादा। प्रकाश की चाल घनत्व की व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, उल्टा। माने यह कि प्रकाश की चाल अगर बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, और घनत्व बढ़ेगा तो प्रकाश की चाल एक दूसरे का उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा। क्या होता है? अब देखो माध्यम, प्रकाशिकी माध्यम कई प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला कौन, पहला सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो, कम हो, उसे कौन सा माध्यम कहते हैं, सघन। और जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो उसे कौन सा माध्यम कहते हैं, जिसमें प्रकाश की चाल कम हो उसे कौन सा माध्यम कहते हैं, सघन माध्यम। देखो सघन माध्यम क्या कह रहा है, वैसा माध्यम से प्रकाश की चाल क्या हो, प्रकाश की चाल कम हो। और कम होगा तो कौन सा माध्यम होगा, और ज्यादा होगा तो विरल माध्यम। अब देखो सघन माध्यम कौन होगा, जिसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगा। तो सबसे कम पहले कौन चीज पढ़ेगा, ठोस में, कांच में। और कांच कौन चीज है, ठोस। और बाद कौन चीज में, जल में। और जल कौन चीज है, द्रव। और बाद कौन चीज, हवा में। तो हवा कौन चीज है, गैस। तो लिखल है हाँ, सघन माध्यम का क्रम क्या है, ठोस, द्रव, गैस। सबसे अधिक पहले कौन सघन माध्यम होगा, ठोस। ओकर बाद गैस। क्लियर है? मतलब प्रकाश की चाल कम तो सघन, प्रकाश की चाल अधिक तो। अगर प्रकाश की चाल अधिक रहेगा तो कौन सा माध्यम होगा, विरल माध्यम होगा। जिसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक हो, कौन सा माध्यम। अब विरल माध्यम सबसे अधिक किसमें होता है, गैस। और बाद द्रव, और बाद ठोस। ये कौन सी है, विरल माध्यम के क्रम है। बता समझ में, किसका क्रम है, विरल माध्यम का क्रम है। कोई दिक्कत किसी को नहीं, समझना ध्यान से। अब अगर हम पूछे कि वायु की अपेक्षा निर्वात सघन माध्यम की विरल माध्यम, हम पूछ रहे निर्वात, निर्वात में प्रकाश के चाल ज्यादा हो रे, तो अब वायु से तो कौन माध्यम बने। अब बताओ जल की अपेक्षा वायु कौन सा माध्यम, विरल है। जल की अपेक्षा वायु में क्यों है, प्रकाश का चाल। अंग्रेज उलट के पूछो क्वेश्चन कि वायु की अपेक्षा जल कौन सा माध्यम है, तो जल में कम हुआ वायु से प्रकाश का चाल, कौन चीज। तो समझना ध्यान से, वायु विरल भी है, वायु सघन है। डिपेंड करता है माध्यम किसके अनुसार पूछ रहा है। हम कमजोर भी है, हम ताकतवर भी है, डिपेंड करता है किसके अनुसार तुम पूछ रहा है। ठीक है, अगर हमको बोलेगा तुम ताकतवर है तो फिर क्या करेंगे, हम अपने से बड़े हैवी व्यक्ति को खड़ी कर देंगे। अगर कोई बोलेगा कि नहीं आप कमजोर है, तब तक बुदरगस लड़ जाएंगे, है ना। तो डिपेंड करता है कि किसके मुकाबले पूछा जा रहा है, उसी प्रकार यहाँ भी सघन विरल होता है। कोई दिक्कत है? क्या पढ़े अभी हम, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा परिवर्तन या मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। यदि प्रकाश के अपवर्तन के लिए कितने माध्यम की आवश्यकता है, अपरावर्तन के लिए एक, अपवर्तन के लिए, परावर्तन के लिए एक। अच्छा, इससे यह पता चला अपवर्तन से कि प्रकाश की जो चाल है अलग अलग माध्यम में क्या होगी, तभी तो पर किसी में तेज चल रहा है, किसी में धीरे चल रहा है, तभी तो मुड़ रहा है वो। तो प्रकाश की जो चाल है भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में
3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 गुने 10⁸ मीटर। हवा में वही, जल में 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, या 2.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या 2.0 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? सबसे विरल माध्यम निर्वात, सबसे सघन माध्यम कांच। क्लियर है? ये सब क्लियर। अब कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। तो सुनो पहले अब यहां से, मान लो ये कौन चीज है, इसको बोलेंगे दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह है। ऊपर हवा है, ऊपर क्या है? मान लेते कि ऊपर हवा है, क्या है वो ऊपर, और नीचे मान लेते जल है, क्या है? तो एक ऊपर अलग माध्यम हो गया, नीचे ऊपर वाला माध्यम विरल की सघन, ज्यादा चाल है तो विरल होगा। ये कौन सा माध्यम होगा? ये विरल है, और ये सघन है। सुनो, विरल है, ये सघन है। अब देखो इसमें एक चीज छूट गया है, उसी को पहले समझा देते हैं। ठीक है, विरल सघन हो गया ये। देखो ध्यान से समझना। मान लेते दो माध्यमों को अलग करने वाला कुछ है, और ऊपर क्या बता, ऊपर क्या है? हवा है। कौन सा माध्यम होगा ये? विरल। और नीचे क्या है? जल। कौन सा माध्यम होगा? सघन है। ठीक, अब सुनना ध्यान से। तो जब प्रकाश की किरण क्या होता है ने, जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से, जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से आई। अच्छा सोचो, अगर एक ही माध्यम होता तो प्रकाश की किरण क्यों होता? सीधे विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में आया, विरल माध्यम से अगर सघन में आया तो क्या होता है? अगर इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, इसे सीधे क्या होता है? निकल जाता। लेकिन इसको डिस्टर्ब कर लिया कोई, तो ये क्या होगा? अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। देखो इसी को बोला जाता अभिलंब, जिसे एन से दिखाता है नॉर्मल। सुन रे, प्रकाश की किरण जब आ रही है ऐसे, अगर कोई डिस्टर्ब नहीं करता, इसे सीधे कुछ हो जाता है। ये जो डॉटेड लाइन है, मतलब कि रियल में हुआ आया नहीं, लेकिन मान लो अगर कोई नहीं डिस्टर्ब करता, इसे क्या होता? निकल जाता। हाँ या ना? निकल जाता। लेकिन क्या हुआ कि ऊपर हवा है, नीचे जल है। तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में आया तो प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ गया। किधर मुड़ गया? ऊपर आपतन कोण, और नीचे होता है प्रवर्तन हुआ। जो प्रवर्तन कोण होगा अपवर्तन कोण, इसे आर से। तो यहां पर बताओ, हम बात करेंगे आई, यहाँ आर बड़ा कौन? आई किया, आई बड़ा होगा। क्यों होगा आई बड़ा? क्योंकि जो है यहां पर देखो ये अभिलंब की ओर मुड़ा, तो इसका कोण छोटा ना हो गया।
कि पहले था यहाँ से यहाँ पूरा, लेकिन अब क्या है, अब अभिलंब की ओर मुड़ा तो इतने ना बचेगा, तो छोटा हो गया। तो यहाँ पर आपतन कोण बड़ा होता है परावर्तन कोण से। तो यहाँ से कोई नोट बनेगा कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वह किस ओर मुड़ती है? पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वह किधर मुड़ती है? क्या हो गया आंसर हम लोग का? अभिलंब की ओर मुड़ती है। अब इसी का जस्ट उल्टा होगा अगला। अगला में क्या होगा? जब प्रकाश की किरण, हाँ ने मान लो भी उल्टा है, जैसे मान लो प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ठीक है, और अगर इसको डिस्टर्ब कोई नहीं करता तो ऐसे सीधे कौची होता? निकल जाता। मान लो जो इस बार जो माध्यम है, इस बार जो माध्यम है ऊपर जो है, मान लेते हैं ऊपर है कांच, क्या है? कांच है, और नीचे है मान लेते हैं जल, क्या है? जल। तो बताओ ऊपर कम न है रे, ये तो सघन ना होगा रे, और ये कुछ होगा, ये कुछ होगा विरल होगा। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा ना, तो क्या होगा मालूम है? तो क्या होगा, ये जो प्रकाश की किरण है अभिलंब से क्या जाएगी? दूर। अभिलंब से दूर। इसमें की कौन सा कोण? यही तक कोण था, लेकिन यहाँ कोण में कुछ हो गया, बढ़ गया, यहाँ आर। इस कंडीशन में आई बड़ा कि आर बड़ा, ही बताओ। इस कंडीशन में कौन बड़ा? आई की आर? आर। कौन बड़ा होगा? आर बड़ा होगा। क्लियर यहां तक? 2.1 है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर आएगा तो अपवर्तन कोण छोटा हो गया, वहां बड़ा आई। और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल तो अभिलंब से, और अभिलंब से जब दूर जाएगा तो कौन सा कोण बड़ा हुआ? आर, यानी अपवर्तन कोण। क्लियर? एक केस इसमें और होता है कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर अगर लंबवत पड़ेगा तब क्या होगा? जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर अगर लंबवत पड़ेगा तो सीधे क्या हो जाएगा? सीधे निकल जाती है। जब प्रकाश की किरण है ने दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर अगर लंबवत एकदम 90 डिग्री पर आती है तो देखो दर्पण रहते तब वापस लौट जाते। चूंकि दर्पण नहीं यहाँ पर, दो माध्यम को अलग करने वाली सतह है, यानी परावर्तक सतह है, ये मतलब पारदर्शी है, तो पार करके नीचे क्या हो जाएगा? सीधे निकल जाएगा। इस केस में आपतन कोण का मान भी 0 और परावर्तन कोण का मान भी, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर आर हो जाएगा। क्लियर यहां तक? आई बराबर क्या हो जाएगा? बात समझ में आ गया? 3 पॉइंट हम लोग क्या कर लिए? पढ़ लिए कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन तो अभिलंब की ओर, और सघन से विरल तो अभिलंब से दूर। और जब विरल से सघन आएगा अभिलंब की ओर आएगा तो कोण, अपवर्तन कोण छोटा, और दूर जाएगा तो अपवर्तन कोण, और लंबवत पड़ेगा तो सीधे, तो अपवर्तन कोण भी 0 और अपवर्तन कोण भी 0। क्लियर यहां तक? अच्छा, यहां तक में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए किसी को? नहीं है। नहीं दिक्कत है तो आगे देखते हैं।
चलो हल्ला नहीं करना। चलो अब क्या हम लोग का है, हम लोग का अब क्या था समझना ध्यान से। यहां तक प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, प्रकाश के अपवर्तन की। तो प्रकाश के अपवर्तन जैसे हम पढ़े थे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, और उसी अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम, तो अपवर्तन के भी। और ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है, और 2 नंबर सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, लिखें। और कई नंबर के, 2 नंबर के। या ऑब्जेक्टिव में देगा प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के कितने नियम है, ऑप्शन 1 2 3 4 कौन होगा, 2 होगा, चाहे परावर्तन रहे चाहे। लेकिन उसका व्याख्या करने से पहले कुछ चीज को पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम पढ़े हुए हैं, रिवीजन खाली देखें। क्या है आपतित किरण, तो 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली किरण को, मान लो कि ये जो है, ये 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ा ना, तो इसी किरण को कौन सा किरण कहेंगे, यही है आपतित किरण। कौन सा किरण है, ये आपतित किरण है। आगे कर ले आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, सतह पर यही ना टकरा रे, इसी बिंदु को कौन सा बिंदु कहेंगे हम, आपतन। इसी को कहते हैं आपतन, आपतन, आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु। अब उसके बाद क्या है, अभिलंब। तो आप किसी सतह के किसी बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं, यानी या इसका डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब। चूंकि ये रियल में नहीं होता, इसलिए से कौन सा रेखा से, टूटी रेखा से दर्शाते हैं। ये क्या कहलाता है, अभिलंब। इसी को क्या बोलते हैं हम, अभिलंब। क्लियर यहां तक, क्या पढ़े, यहां पर आपतित किरण, तो 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली किरण को, और आपतित किरण सतह से जिस बिंदु पर टकराता उस बिंदु को, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब। क्लियर। अब कुछ पढ़ना है वो प्रवर्तित, सॉरी अपवर्तित किरण। अपवर्तित एगो बच्चन है ने, तो देखो ये वाला जो होगा ना, ये होगा अपवर्तित किरण। मान लेते इस प्रकार से, खाली सीधा नहीं खींचना, कौन सा किरण हो जाएगा, अपवर्तित। अपवर्तन है ना बहन, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। तो ये सारे पॉइंट को अगर समझेगा तो तुम्हारा अगला जो पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, क्लियर। देखो अपवर्तित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुड़कर जाते हुए प्रकाश की किरण को कौन से किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते। कौन सा किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। अच्छा यहां सब समझो फिर से। अब यहां ये कौन सा किरण है बताओ, ये कौन सा किरण है, ये कौन है, आई आपतित किरण और अभिलंब के कोण को, अपवर्तन कोण को आई से, किसे, आई से। और ये कौची है, अभिलंब। ये कौन सा किरण है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण, अपरावर्तन कोण को, क्लियर। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, आपतन कोण को, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण को आर से।
बार बार कारल ये प्रवर्तन में कंफ्यूज क्या हो रहा, अपवर्तन पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब जब इतना समझ चुका है, ये सब पॉइंट हो गया तुम लोग का, जब इतना समझ चुका है तो ये अभी तुमको बता ही दिए। देखो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर, और सघन से विरल में आएगा तो विलंब से, और अगर लंबवत पड़ेगा तो सीधे क्या होगा, इस केस में आपतन कोण अपवर्तन कोण आपस में, और अगर अभिलंब से दूर जाएगा तो कौन सा कोण बड़ा होगा, अपवर्तन कोण बड़ा, अपवर्तन कोण आपतन कोण से क्या होगा, अपवर्तन बड़ा होगा, ठीक है। और अगर विरल से सघन में जाएगा तो कौन सी होगा, अपवर्तन कोण कौन सी होगा, यानी इस केस में, उस केस में आपतन कोण बड़ा होगा, अपवर्तन कोण सही छोटा होगा। सारा लिखा हुआ सही है, ठीक है, कोई दिक्कत, ये पॉइंट पढ़ा दिए थे। पार्श्विक विस्थापन, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्श्विक विस्थापन। तो पहले सुनो, पहले ध्यान से, पहले हम क्या पढ़े हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, दिशा परिवर्तन, और दिशा परिवर्तन यानी अर्थात मुड़ने की ही घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रकाश के अलग अलग माध्यम में, प्रकाशिक माध्यम में अलग अलग माध्यम में अलग अलग क्या होता है, प्रकाश का चाल होता है। सबसे अधिक कहाँ होता है, निर्वात, कितना 3 लाख, उसके बाद हवा लगभग 3 लाख, उसके बाद जल कितना 2 लाख, उसके बाद कांच कितना, ठीक। उसके बाद क्या पढ़े हम, माध्यम। माध्यम कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, विरल और, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो से, जिसमें कम हो से सघन, क्लियर। उसके बाद पढ़े हम विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर। अच्छा, अभिलंब की ओर जब मुड़ेगी तो आपतन कौन कौन छोटा, अपवर्तन कौन छोटा, और दूर भागेगी तो अपवर्तन कौन बड़ा, कौन सा कौन बड़ा, अपवर्तन कौन। यदि छोटा बड़ा कौन होगा, अपवर्तन होगा, आपतन पर कोई प्रभाव, ठीक है। आगे अगर लंबवत आएगा तो क्या होगा, सीधे, उस केस में आपतन कोण और अपवर्तन कोण आपस में क्या होगा, कोई दिक्कत है नहीं। और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। कौन कौन, तो देखो ये चीज तो छूट ही गया है, ये चीज तो छूट ही गया है, ये स्लाइड ऊपर नीचे है ना, जिससे दिक्कत हो रहा है। देखो फिर ऊपर नीचे हो गई, हाँ देखो ये। तो अगर तुमसे पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो हम लोग का जवाब क्या आएगा कि सर प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं और कौन कौन। तो हम लोग का जवाब आएगा प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं जो कि निम्न है। पहला कौन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही। कि तो प्रकाश के प्रवर्तन का पहला नियम ये सेम है ना, तो प्रकाश के प्रवर्तन का और अपवर्तन का नियम सेम है, खाली यहाँ प्रवर्तित किरण की जगह कौन सी लिखा है, अपवर्तित किरण। क्योंकि प्रवर्तन है तो वहाँ प्रवर्तित होता है, अपवर्तन है तो। और दूसरा कार्य कि किसी 2 माध्यम में, किसी 2 माध्यम और प्रकाश है किसी विशेष वर्ण, वर्ण माने कौन सी, रंग के लिए आपतन कोण की जया, यानी साइन, जया मतलब हुआ है साइन, क्या हुआ है साइन, और आपतन कोण मतलब कौन सी, आई, तो कौन सी होता है। और अपवर्तन कोण मतलब हुआ है आर, अपवर्तन कोण माने, और जया मतलब साइन, को जया मतलब कॉस, जया मतलब साइन, को जया मतलब स्पर्श, जया मतलब टैन, ठीक है। ऐसे लिखा वाले तुम लोग के असाइनमेंट में। तो आपतन कोण की जया माने साइन आई,
और अपवर्तन कोण की ज्या माने साइन आर का जो अनुपात होता है एक क्या होता है, नियतांक, यानी साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है नियतांक, यानी कोई कांस्टेंट होता है। और इसी को कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम। कौन सा नियम? इसी को कहते हैं स्नेल का नियम। किसका नियम? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम पूछा जाएगा कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो हम लोग के आंसर में क्या लिखाएगा? प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, या आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, यही लिख देना दूसरा नियम। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम। क्लियर है? तो प्रकाश के प्रवर्तन भी पढ़ लिए, प्रवर्तन के दो नियम, अपवर्तन के दो नियम। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे देखो, कार्य देखो वही चीज है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम पूछे, लॉ ऑफ स्नेल। तो आपतन कोण के जया और अपवर्तन कोण के जया का अनुपात क्या होता है? का अनुपात छूट गया, का जया का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम, यानी साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक, यानी साइन आई और आर को अगर एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। फिर क्या कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है? तो प्रकाश के अपवर्तन का हमारा दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। जैसा कि समझो, पानी की सतह पर छड़ी का क्या है? मुड़ा हुआ प्रतीत। पानी की सतह पर छड़ी डालो, उसे देखना बता थे ना, गिलास में पेंसिल रखेगा तो मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है ना? आज तो क्वेश्चन बता रहे थे ना, तालाब कम गहरा प्रतीत होता है, और चाशनी में जो है रसगुल्ला थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है और ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठाई देता है, मछली तैरती हुई थोड़ा ऊपर क्या है प्रतीत होती है ना? ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कौची है? जीवन में उपयोग है, उसका उदाहरण है, वो नियम नहीं है। वो पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होता है, तो कौन सी है वो? अपवर्तन का। पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठाई देना। पानी के अंदर गोताखोर जो होता है ना, अधिक मोटा दिखाई देता है, किसके कारण? अपवर्तन के। चीनी के चाशनी में रखे रसगुल्ला वास्तविक आकार से क्या है? बड़ा दिखाई देता है। तुमको लगता है रसगुल्ला बड़ा बड़ा निकलता है, छोटे मतलब थोड़ा सा छोटा लगता है, और जब तक चाशनी में डूबल रहेगा ना लगेगा बड़का हुआ है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? अभी हम लोग का टॉपिक क्या था? हम लोग का टॉपिक था अब किताब है जैसे पगला थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। फिजिक्स कोई नहीं, अच्छा ठीक है। राहुल है, राहुल कैसे लेते हैं? इसके साथ भी आज स्कैम हुआ, आज स्कैम नहीं हो गया सबके साथ रहे। आज मैथ बोले, मतलब हमको लगा ना कि फिजिक्स है और हम काम उसको दे दिए फिजिक्स का। अब वो फिजिक्स वाला काम करके रेडी रखा और हम भी लगा फिजिक्स पढ़ाना। अब मैथ रेडी रहता मैथ पढ़ा देते, हमारा प्रोग्राम है, लेकिन मैथ वाला रेडी पता नहीं था कि नहीं था। समय बर्बाद करे बढ़िया पढ़ लो, कल मैथ पढ़वे, कल से के आएगा ना, कल मैथे पढ़ेंगे। पार्श्विक विस्थापन क्या है? पार्श्विक विस्थापन। अब सुनो, अभी पार्श्विक विस्थापन वाला क्या चीज है? तो पहले समझते हैं इसको अच्छे से, ठीक है?
डायग्राम तो है लेकिन अच्छे ढंग से थोड़ा समझेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। देखो रिवीजन में बहुत अच्छा से समझो। अच्छा, जब प्रकाश की किरण आएगी ये कौची है, ये वाला। अच्छा, ऊपर कौची, ऊपर हवा है, ऊपर कौची है, हवा। कौन माध्यम होगा रे, विरल। अच्छा, जनरली हवा विरल होता, ठीक है। यहाँ ये कौची, कांच है, क्या है, कांच है, कौची होगा, सघन। नीचे क्या होगा, फिर हवा होगा, ये कौची है, विरल, है ना रे, समझा। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगा क्या होगा, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर मुड़ गया, है ना। फिर यहां पर खींचोगे विलंब, अब फिर क्या होगा बताओ, आवरी कौची है, सघन से कौची में जाएगा, तो अभिलंब से क्या हो जाएगा, अभिलंब से हुआ ना। अगर बीच में से कोई माध्यम डिस्टर्ब नहीं करता अगर प्रकाश को, तो सीधे क्या होता है इसे, हाँ या ना, सीधे निकल जाता। जल्दी बताओ, सीधे निकल जाता बउआ, लेकिन डिस्टर्ब कर दिया ने। सुनो, तो ई वाला किरण कौन सा किरण कहलाएगा, ई वाला किरण, ये होगा आपतित किरण। कौन सा किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। ई वाला बिंदु आपतन बिंदु, और ई वाला जो किरण है, ई वाला आप वर्तित किरण, और ई वाला कहलाता है निर्गत किरण। कौन सा किरण, निर्गत किरण। कौन सा किरण, अच्छा, ई आपतित है, ई बढ़ा दिए, भी आपतित न है रे। ई कौन किरण है, ये भी तो आपतित है, हालांकि रियल में नहीं लेकिन है ना, आपतित किरण, आपतित किरण। कौन सा किरण, प्रकाश की किरण विरल से सघन, अभिलंब की ओर, फिर से सघन से विरल, अभिलंब से, क्लियर, समझ गया। तो ई किरण कौन है, आपतित, ई अवर्तित, ई वाला निर्गत, और ई वाला बढ़ाया तो कौन किरण हो। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को, जो लंबवत दूरी है ना, यही लंबवत दूरी को, यही लंबवत दूरी को, ये दूरिया को, इधर दूरी जो है यहां से यहां तक के जो दूरी है, इसी को कहते हैं पार्श्विक, पार्श्विक इसे लिखता है, क्या है, ऐसे होता है। चलो रहने दो, पार्श्विक समझने से मतलब, पार्श्विक विस्थापन। आज समझ में क्या कहा, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में गया तो अभिलंब की ओर, और सघन से जब विरल में गया तो अभिलंब से दूर, और ई किरण को आगे तक बढ़ाना है, तो यह कौन सा किरण, आपतित किरण, ये कौन सा किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत जो भी दूरी है, यहां से यहां तक जो भी दूरियां, ये दूरी ही क्या कहलाएगा, पार्श्विक विस्थापन। और निर्गत किरण और ये कौची है, निर्गत किरण है कौची, ई वाला, इसके बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। कौन सा कोण, तो पूछेगा निर्गत कोण किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण। क्लियर, इस प्रकार से हमको ये पार्श्विक विस्थापन की कह रहा है। देखो, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को क्या कहते हैं,
देखो उसी प्रकार से डायग्राम है ना खिंचल कि ऐसे आया और ये जो है मुड़ गया अभिलंब की ओर, फिर अभिलंब से दूर भागा, इस किरण को क्या किया आगे गुजरते, ये जो दूरी है इसी को कहा गया पार्श्विक विस्थापन। क्लियर? तो पार्श्विक विस्थापन का डेफिनेशन एकदम क्लियर है कि नहीं? पार्श्विक विस्थापन किस पर डिपेंड करता है? सिल्ली की चौड़ाई पर डिपेंड करता है, सिल्ली की चौड़ाई पर निर्भर करता है। अगर सिल्ली की चौड़ाई अधिक होगी तो पार्श्विक विस्थापन भी क्या होगा? मतलब जो सिल्ली होता है ना, सिल्ली जैसे कि तुम लोग को दिखाते हैं, जैसे देखो ये तो टूट गया है, पता नहीं गिरा वाला किसी से, ठीक है। देखो ये जो पार्श्विक विस्थापन जो सिल्ली की दिख रहा है, इसी से पार्श्विक विस्थापन होता है, ठीक है। तो सिल्ली जितना चौड़ा होगा पार्श्विक विस्थापन का मान उतना ही क्या होगा? अधिक। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जितना मोटा सिल्ली है, अगर मोटा है तो यह पार्श्विक विस्थापन क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और पतला है तो क्या होता जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आए? कौन सी है? सिल्ली। क्या है? सिल्ली। फिर कहा है आपतन कोण का मान बढ़ाने पर पार्श्विक विस्थापन का मान क्या होता है? बढ़ता है। आपतन कोण को बढ़ाएंगे पार्श्विक विस्थापन घटेगा, घटाएंगे तो, और आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में क्या होता है? आपतन और अपवर्तन बराबर नहीं होगा, लेकिन आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। आपतन कोण निर्गत कोण आपस में बराबर होता है। आपतन कोण अपवर्तन कोण कब बराबर होगा? जब प्रकाश की किरण है ना दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत होगा। क्लियर है? क्या है? अपवर्तनांक। सुनना, ये जो टॉपिक है छूट गया है, इसको ही पढ़ लेते हैं। देखो अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या कहते हैं? अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखें? किसी माध्यम में, या इसका शॉर्टकट लिख देते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक का अगर हम सूत्र लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल, और बटा में उस माध्यम में, उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। शून्य में प्रकाश की चाल, यानी शून्य का मतलब कुछ निर्वात बताया था, निर्वात बोलो चाहे शून्य बोलो, बात क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल को, और जिस माध्यम में तुमको निकालना उस माध्यम को प्रकाश के चाल से भाग दे देंगे तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो अपवर्तनांक होता है। क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन है, देखो समझना ध्यान से। अपवर्तनांक को हम किससे दिखाएंगे? हम n से। किसे? CO क्या लिखेंगे? O मतलब शून्य में प्रकाश की चाल, और उस माध्यम में तो CM लिख देते हैं हम, जो भी मीडियम रहे। क्या लिख देते हैं? जो भी मीडियम रहे, ठीक है। तो हो जाएगा तुम्हारा सूत्र। जैसे पूछेगा तुमसे कांच का, किसका? कांच का अपवर्तनांक निकालें। कांच का अपवर्तनांक
निकाले। सुनो पहले, कांच का अपवर्तनांक निकाले। तुम लोग से पढ़ा ना, हीरा का वर्तनांक कितना होता है? उसी प्रकार अपवर्तनांक की बात कर रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो किस क्षमता के साथ मुड़ती है, वही उसका क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। तो कांच का वर्तनांक निकालना है, तो कांच का वर्तनांक निकालना है तो हमेशा अपवर्तनांक किसके सापेक्ष निकलता है? शून्य के सापेक्ष। तो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, n बराबर क्या आता है? CO बटा CM। तो यहाँ पर निकालना है कांच का, तो यहाँ लिख दें कांच को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लास, Ng बराबर C बटा CG। C बटा CG। अब बताओ कि यहां से तुम लोग Ng का है लिखे, ग्लास कांच था, अगर पानी रहता तो NW लिखते, यहाँ भी W लिखते। C मतलब कितना होता है? 3 लाख। कितना होता है? शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख। अब कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख। यूनिट तो वही रहेगा ना रे, यूनिट क्या रहेगा दोनों का? किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ भी किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या होगा बताओ? अब ये वाला किलोमीटर पर सेकंड से किलोमीटर गया, 5 शून्य से 5 शून्य गया, कितना आ गया? कितना आ गया? 3/2। दशमलव बदलेंगे तो 1.5। तो बताओ कांच का वर्तनांक कितना आ गया? 1.5। कांच का वर्तनांक कितना आया? 1.5। अच्छा, इसका कोई मात्रक है क्या? मात्रक क्या हो गया? कट गया। तो पढ़ा तुम लोग अपवर्तनांक मात्रक हीन होता है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और जब मात्रक नहीं होगा तो बीमा होगा नहीं, क्योंकि बीमा उसी का होता है जिसका मात्रक होता है। तो ध्यान रखना है कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। मात्रक मतलब नहीं समझती है? समझती है नहीं? हाँ ठीक, यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो, हमेशा अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष यानी शून्य के अपेक्षा शून्य के सापेक्ष निकलता है। कांच का निकल गया, और उसे अगर हम चाहें तो कोई चीज निकालना है वाटर का यानी जल का। अगर हमको बोल देगा जल का अपवर्तनांक, किसका? जल का अपवर्तनांक। तो जल का अपवर्तनांक क्या होगा बुआ? तो NW, हाँ, और CO/CW। तो बताओ यहां से तुम लोग को तो मालूम है COW का इसका मान कितना हो जाएगा? 3 लाख। और इसका 2,25,000 हो गया है। क्या सुनना ना पड़ते? ठीक है ना रे? सही है कि गलत? तो इससे ही गया 3 शून्य से 3 शून्य चल गया। 25 से काटो, 25 से कटेगा 25 नमा, 25 से कटेगा, हाँ 25 नमा, 25 से कम 25, अब 25 दूना 50। तो कितना ले? 12/9। फिर काटो 3 से, 3 तिया 9, 3 चौके यानी कितना ले? 4/10। दशमलव बदल हो तो कितना है? 1.33 यही तेरे डॉट ती हो गए क्या कर वर्तनांक जल के। तो जल के देखना किताब में वर्तनांक यही ना 1.333 है। हेलो समझ में? तो अब वर्तनांक कंप्लीट हो गया। अब वर्तनांक में भी 2-3 गो वेराइटी होता है, लेकिन यहाँ क्रैश कोर्स में वो सब नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ क्रैश कोर्स में तो रिवीजन वाला बैच चल रहा है ना, तो इसमें ज्यादा जो चीज नहीं आता एग्जाम में उतना से ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। ये वर्तनांक हो गया कंप्लीट। ठीक है,